बुद्धि तत्वम ही, ये तो पाठ हो गया था कक्षा। जो बुद्धि तत्व है वह प्राकृत है, प्रकृति से जन्य है, प्रकृति का विकार होने से अचेतन है। और उसी इति तदीय अध्यवसायो अपि अचेतन घटादिवत। तो वृत्ति भी, जो ज्ञान है वह भी अचेतन है, क्योंकि अंधकरण वृत्ति का ही परिणाम, वृत्ति परिणाम है अंधकरण का। जैसे घटपट आदि भी विकार होने से अचेतन है, ये विचार के थे। एवं बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणामः भेदः अचेतनः। इसी प्रकार सुख दुखादि भी अचेतन है। पुरुषस्तु सुखादि अनुषंगी चेतन। पुरुष जो असंग है, सुख दुखादि के साथ अनुषंग जिसका नहीं है, वो चेतन। स्वयं बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबित छायापत्या ज्ञान सुखादिमानिव भवति इति। और वह स्वयं पुरुष बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबित छायापत्या, बुद्धि तत्ववर्ती ज्ञान सुखादिना, ज्ञान सुखादि के द्वारा तत्प्रतिबिंबित छायापत्या, ज्ञान सुखादिमान, सुखी दुखी ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है। वास्तव में आत्मा तो सांख्य के अनुसार असंग है, सुख दुखादि के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। चित्त छायापत्या अचेतनापि, चैतन्य के छायापत्ति से अचेतन होने पर भी बुद्धिस्तदध्यवसायो अपि अचेतनश्चेतनवत् भवति, अचेतन भी चेतन जैसे लगता है। तथा च वक्ष्यति, इसी बात को आगे कहेंगे। तस्माद् संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम। तस्मात् संयोगात् अचेतनम, संयोग से प्रकृति पुरुष के सान्निध्य से, चेतनावत इव लिंगम, जो प्रकृति है चेतन जैसे लगती है। गुणकर्तृत्वेपि तथा कर्ता इव भवति उदासीन। और जो पुरुष उदासीन है वह वास्तव में उदासीन है, फिर भी प्रकृति के साथ सान्निध्य से कर्ता जैसे लगता है। कर्ता भोक्ता इत्यादि, कर्ता भोक्ता इव, कर्ता इव, वास्तव में वह कर्ता नहीं है, फिर भी कर्ता जैसे लगता है। ये तो कल हो गया था। आगे अब किसका लक्षण चल रहा था ये अभी? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण विचार चल रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण आया था प्रति विषय अध्यवसाय, यह लक्षण किसका? दृष्टम, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, ऐसा आया था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा गया दृष्टम, और उसका लक्षण था प्रति विषय अध्यवसाय। इतना लक्षण है किसका? प्रत्यक्ष प्रमाण का। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है प्रति विषय अध्यवसायो दृष्ट, इतना लक्षण हो गया। आगे दृष्टम लक्ष्य हो गया। जैसे गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती हो गया लक्षण और पृथ्वी हो गया लक्ष्य। इसी प्रकार प्रति विषय अध्यवसायो ये लक्षण, दृष्टम ये लक्ष्य। तो जब कोई एक लक्षण बनाते हैं तो उसमें जितने पद दिया जाता है उस पदों का कोई ना कोई एक कार्य होते हैं, प्रयोजन होते हैं कि इसमें ये पद क्यों दिया, ये पद क्यों जोड़ दिया, उसमें नहीं जोड़ेंगे तो क्या आपत्ति है, ये सब विचार किया जाता है। और इसी का नाम ही है पदकृत्य। कृत्य यानी कार्य, प्रयोजन। प्रत्येक पदों का प्रयोजन होता है कि इसी लक्षण में ये पद दिया गया है। जैसे कि लक्षण आता है
चक्षु आदि का लक्षण आता है। ये रूप का लक्षण है। रूप का लक्षण आता है चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। जिस गुण को चक्षु मात्र से ही ग्रहण होता है उसको क्या कहेंगे? चक्षु, ये रूप, उसको कहेंगे रूप कहते हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, उसको कहते हैं रूप। तो यहाँ पर एक एक पद दिए हैं कि चक्षु से, चक्षु मात्र से जो ग्राह्य है और गुण है उसको क्या कहते हैं? रूप, उसको रूप कहते हैं। तो इसमें एक एक पद को हटा देंगे। ग्राह्यो गुणो रूपम बोलेंगे, जिसका ग्रहण होता है जिस गुण का, उसको क्या कहेंगे? रूप। तो ऐसे तो बहुत सारे गुण का भी ग्रहण होता है, सभी का, रसादि का भी तो ग्रहण होता है। इसीलिए कह दिए कि नहीं, चक्षु से जो ग्राह्य है, चक्षु से जो ग्राह्य गुण है वही क्या है? रूप है। तो इतना ही कह दें कि चक्षुर मात्र ग्राह्य, इतना कह दे, गुण नहीं देंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्य, चक्षुर मात्र ग्राह्य तो और भी ऐसा कोई वस्तु हो सकता है। गुण पद नहीं देंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्य तो द्रव्य भी ऐसे नहीं, द्रव्य तो स्पर्श आदि से भी ग्रहण हो जाता है। चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूपम, तो वहाँ पर चक्षुर मात्र ऐसे कहेंगे नहीं, गुण पद के लिए दे रहे, गुण नहीं देंगे। तो ऐसे कई अन्य भी पदार्थ होंगे जो चक्षुर मात्र ग्राह्य हैं, तो उसमें लक्षण जाएगा। तर्क संग्रह भूल गए क्या? इसको ढूंढते हुए समय हो जाएगा। रूप, विस्मरणम, ये आ गया। चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम ऐसे कहते हैं। हाँ, गुण पद देते हैं। देखो, विस्मरण हो गया था। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम बोले, गुण नहीं देंगे, सिर्फ कहेंगे कि जो चक्षु से जिसका ग्रहण होता है, इतना कहेंगे। जिसका चक्षु मात्र से ग्रहण होता है उसको क्या कहेंगे? रूप कहेंगे। ऐसे कहेंगे तो जो रूप का अभाव है, जैसे वायु रूप का अभाव होता है कहीं पर भी, ये रूप का अभाव भी कहाँ से पता चलता है? चक्षु से ही पता चलता है, अन्य किसी से नहीं। जिस इंद्रिया से आप रूप का ग्रहण करते हैं, उसी इंद्रिय से उसके अभाव भी उसी से ही ग्रहण होता है। आप किसी के स्वाद है, आप रस जानना है कि यह, जैसे कि आप कोई फल खाए, मीठा है, अन्य फल उसके जैसा नहीं लगता है, आप इस ज्ञान को भी उसी रसनेन्द्रिय से ही आप बता सकते हैं कि दूसरे प्रकार से आप देख करके नहीं बता सकते। तो क्या तात्पर्य हुआ कि जिस इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय के द्वारा उसी के अभाव भी ज्ञान होता है। आपको आँख से ही रूप का ज्ञान होता है, तो रूप का अभाव है
ये भी किसके द्वारा पता चलेगा? चक्षु। चक्षु के द्वारा ही पता चलेगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि हम इसी लक्षण में एक एक पद नहीं देंगे, मान लीजिए जैसे चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु मात्र के द्वारा ग्राह्य हो, इतना कह देंगे, गुण नहीं देंगे तो वहाँ अभाव भी हो जाएगा। इसलिए वहाँ साथ में जोड़ देते हैं कि गुण भी उसके साथ जोड़ देते हैं, जो चक्षु के द्वारा ग्राह्य हो और गुण भी हो। ऐसे प्रत्येक लक्षण में जितने भी पद दिया जाता है उस पद का कुछ ना कुछ एक प्रयोजन होता है, इतने में इसका तात्पर्य है। तो अभी जो हमारा लक्षण चल रहा है प्रति विषयो अध्यवसायः, ये लक्षण दिया है। तो इसमें इतने जो पद दिया गया है इनका क्या क्या प्रयोजन है इसी को बताएंगे। पहले बता रहे अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नते, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दे रहे हैं कि अध्यवसाय कहेंगे तो संशय को नहीं ग्रहण करेंगे। अध्यवसाय यानी निश्चय होता है, तो अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयं व्यवच्छिन्नते, संशय का व्यवच्छेद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर संशय होता है वहाँ पर निश्चय नहीं होता है। संशयस्य अनवस्थितत्व ग्रहणेन स्थितग्रहणत्वेन अनिश्चित रूपत्वात्, जब संशय होता है तब एक ही है ऐसा निश्चय नहीं होता है, निश्चित रूप नहीं होता है। संशय से अनवस्थितत्व, अवस्थित नहीं है, अवस्थित नहीं होने से अनिश्चित रूपत्वात्, वो निश्चित स्वरूप नहीं होता है। तो अध्यवसाय दे देंगे तो संशय को ग्रहण होगा? नहीं होगा, क्योंकि अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय, और संशय में निश्चय नहीं होता है। निश्चयो अध्यवसाय इति च अनर्थांतरम, जो निश्चय और अध्यवसाय दोनों एक ही अर्थ है। अनर्थांतरम यानी अर्थांतर से भिन्न नहीं है। जो अर्थ अध्यवसाय का है वही अर्थ निश्चय का भी वही अर्थ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो अध्यवसाय निश्चय होता है तो ऐसा कहेंगे तो संशय को ग्रहण नहीं करेंगे। और प्रति विषयम यानी विषयम विषयम इति प्रति विषयम, प्रत्येक विषय में, जो प्रति विषयम यानी प्रत्येक विषय के साथ सन्निकृष्ट इंद्रियम, ऐसा अर्थ किए थे। तो वहाँ पर विषय ग्रहण करने से असद विषयम विपर्ययम अपाकरोति। तो देखो अभी हम लक्षण किसको कर रहे हैं? लक्षण किसका? प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होगा वो विपर्यय भी नहीं होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होगा वह क्या होगा? यथार्थ ज्ञान, क्योंकि प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो यथार्थ होता है, उसमें संशय विपर्य ये सभी नहीं रहते हैं। तो अभी हम ये अभी लक्षण में एक एक पद दे दिए हैं, अध्यवसाय दे दिए हैं, अध्यवसाय पद। तो अध्यवसाय पद देने से यह सिद्ध होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ज्ञान होगा वो संशयात्मक नहीं होगा। और अभी और एक पद दे दिए कि प्रति विषय सन्निकृष्ट होकर के प्रत्यक्ष प्रमाण क्या करता है? प्रत्येक विषय के साथ इंद्रिय सन्निकृष्ट हो करके क्या करेगा?
प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न करता है। इस प्रकार कहने से क्या सिद्ध हो जाएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण से विपर्य भी नहीं होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से विपर्य भी नहीं होगा, क्योंकि विपर्य जहाँ पर होता है, विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। देखो इसको समझिए पहले। जब विपर्य ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, उस समय वहां पर विषय रहता है? नहीं। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प ज्ञान हुआ रज्जु में, वहां सर्प ज्ञान का विषय क्या बनता है? सर्प। तो वास्तव में रज्जु स्थल पर सर्प है, वहां विषय बन रहा है? नहीं। तो जो विपर्य होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। जो विपर्य होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है, तद रूप में प्रतिष्ठ नहीं होता है जैसा बोध हो रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्येक विषय के साथ सन्निकृष्ट इंद्रिय होकर के ज्ञान होता है। इसलिए प्रति विषय दे देने से प्रत्यक्ष प्रमाण से विपर्य ज्ञान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ किसका कौन से पद दिए थे? विषय पद दे दिए थे, क्योंकि विपर्य ज्ञान जब होता है तो वहाँ विषय नहीं होता है। और ये जो ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, वो प्रति विषय यानी विषय के साथ सन्निकृष्ट इंद्रिय के द्वारा वो ज्ञान हो रहा है। इसलिए विपर्य ज्ञान को नहीं ले सकते। और प्रतिग्रहणेन प्रति विषयम, प्रति विषय ग्रहण इंद्रियम इंद्रियमिति नहीं, विषयम विषयमिति प्रति विषयम, ऐसा ग्रहण करने से क्या लाभ होगा? च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात्, यानी प्रत्येक विषय के साथ इंद्रिय का क्या होता है? सन्निकर्ष होता है, संबंध, व्यापार। उस विषय के साथ इंद्रिय का व्यापार होता है, सन्निकर्ष होता है। अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ते, ये लक्षण में प्रवेश करा देंगे तो स्मृति का लक्षण में नहीं जाएगा, कि अनुमान में भी ये लक्षण नहीं जाएगा। क्योंकि लक्षण का प्रयोजन ही यही होता है, समान जातीय असमान जातीय दोनों से रहित होकर के जो लक्ष्य मात्र में ही रहे जो धर्म, उसको क्या कहते हैं? वही लक्षण बनता है। अभी हम कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। ये लक्षण अनुमान प्रमाण में जाना चाहिए? नहीं। जैसे आप पृथ्वी का लक्षण कर रहे हैं और जल में लक्षण जाना चाहिए? नहीं। इसी प्रकार अनुमान प्रमाण में लक्षण ना जाए, किसका लक्षण? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण। तो उसमें एक पद दे दिए, कौन सा पद दे दिए? प्रति पद दे दिए, प्रति विषय अध्यवसायो। तो इसी प्रति पद दे देंगे तो ऐसा अर्थ होगा कि प्रत्येक विषय के साथ सन्निकृष्ट होकर के जो ज्ञान होता है, ऐसा कहेंगे तो अनुमान आदि का निराकरण हो जाएगा। क्योंकि अनुमान स्थल पर विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होता है। जैसे आप यहाँ से अनुमान कर रहे हो पर्वत में वह्नि, और आपको वह्नि का ज्ञान हो गया अनुमान से, क्या आपको निश्चय हो गया कि पर्वत में क्या है? वह्नि। तो उस वह्नि के साथ आपका इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, संबंध होता है कि नहीं? जी होता है। नहीं होगा। यहाँ से कैसे आप देख सकते हैं कि उसमें आप यहाँ से आपके जो हाँ धूम का सन्निकर्ष होता है, लेकिन आप अनुमान के द्वारा किसका ज्ञान हो रहा है? वह्नि का। उस वह्नि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है? नहीं होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा वह्नि का ज्ञान नहीं होता है, तब तो वो भी प्रत्यक्ष ही हो जाएगा।
तो इसीलिए कहते कि नहीं, वो जो सन्निकर्ष होता है वह वो अनुमान स्थल पर सन्निकर्ष नहीं मानेंगे। अतः प्रति विषयो अध्यवसाय में यहाँ जो प्रति पद दे देंगे तो अनुमान में स्मृति में भी चला जाएगा, ये लक्षण नहीं जाएगा। कैसे? स्मृति का देख लीजिए, स्मृति का क्या कार्य है? आप किसी वस्तु को स्मरण कर रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं कि आप कुछ दिन पहले मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। तो अभी जो आपको ज्ञान हो रहा है, ये जो ज्ञान का उस इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, विषय के साथ नहीं, क्योंकि वो विषय अभी है ही नहीं, वो अतीत हो चुका है। तो अतः वहाँ पर भी सन्निकर्ष विषय नहीं है, सन्निकर्ष होकर के ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो ज्ञान होगा वही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और उसके प्रति प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय सन्निकर्ष आदि का भी आवश्यक है। प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान स्मृत्यादयश्च पराकृता भवन्ति। तो जो स्मृति हैं और अनुमान हैं, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं? नहीं है। अनुमान प्रमाण अलग है, प्रत्यक्ष प्रमाण अलग है। तो बोले अनुमान प्रमाण को क्यों नहीं मानेंगे प्रत्यक्ष? क्योंकि अनुमान प्रमाण होता है इंद्रिय सन्निकर्ष होकर के जन्य होता है। अनुमान आदि में इंद्रिय सन्निकर्ष होकर के ज्ञान नहीं होता है। जब स्मरण करते हैं तब विषय के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष होता है? नहीं होता है। आप आज से 10 साल पहले की ऐसे कुछ बातें स्मरण कर रहे हैं, उस विषय के साथ अभी आपका इंद्रिय का सन्निकर्ष संबंध नहीं होगा। तो उन सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वहाँ इंद्रिय सन्निकर्ष होकर के ज्ञान नहीं हो रहा है। तो इंद्रिय सन्निकर्ष के लिए कौन सा पद दिया है? प्रति शब्द ऐसे दे दिया, यानी प्रत्येक विषय के साथ। प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् विषयम विषयम प्रति इति प्रति विषयम, अर्थात प्रत्येक विषय अर्थ के साथ सन्निकृष्ट होकर के ज्ञान होता है, ऐसे दिए थे। जो वृत्ति रूपी ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्येक इंद्रिय के साथ, प्रत्येक विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो करके जो वृत्ति रूपी ज्ञान होता है उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करेंगे तो अनुमान में नहीं जाएगा, क्योंकि अनुमान में जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय का सन्निकर्ष, विषय के साथ सन्निकर्ष होकर के ज्ञान नहीं होता है। तो देखिए, तो जो लक्षण था अध्यवसाय, प्रति विषयो अध्यवसाय, ये लक्षण था। इसमें एक पद दिए थे प्रति, एक पद दिए थे विषय और एक पद दिए थे अध्यवसाय। तो 3 का एक एक पद का प्रयोजन बता दिए कि प्रति विषय अध्यवसाय में प्रति पद दे देंगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप अनुमान आदि को नहीं ले सकते हैं। विषय पद दे देंगे तो इंद्रियार्थ विपर्य ज्ञान आदि को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान होता है वहाँ विषय नहीं होता है। और यहाँ पर प्रति विषय के साथ सन्निकृष्ट होकर के ज्ञान होता है। जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तब आपके सामने वो विषय होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक एक पद का प्रयोजन बता दिया। ये सभी बहुत अच्छे तब लगते हैं जब तर्क संग्रह आदि अच्छे से तैयारी हो जाए, तब ये ग्रंथ थोड़े से और सूक्ष्मता से लक्षण आदि समझ में आएंगे। आगे फिर तर्क संग्रह करके फिर भविष्य में करेंगे इसको, नहीं तो ये पदकृत्य आदि थोड़ा कठिन पड़ता है। देखो, तदेवं इस प्रकार समान जातीय व्यवच्छेदकत्वात् प्रति विषयाध्यवसाय इति दृष्टस्य संपूर्ण
लक्षणम, संपूर्णम लक्षणम। जो दृष्ट है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका ये संपूर्ण लक्षण हुआ। कौन सा? प्रति विषया अध्यवसाय, ये प्रत्यक्ष का संपूर्ण लक्षण हुआ दृष्ट का। बोले क्यों ये लक्षण किस प्रकार से हो पाया? क्योंकि देखो ऐसे लक्षण करने से समान असमान सभी प्रकार से ये व्यवच्छेद कर रहा है ये लक्षण। और भी समान जातीय प्रमाण अनुमान शब्द हैं उसमें ये लक्षण नहीं जाएगा। असमान जातीय जो प्रमेय आदि हैं उसमें भी ये लक्षण नहीं जाएगा। अतः समान असमान व्यवच्छेदक होने से यह जो वृत्ति रूपी ज्ञान है प्रत्यक्ष प्रमाण, ये लक्षण निर्दुष्ट हो गया। बोलेंगे आप यहाँ लक्षण ऐसे बता रहे हो, अन्य ग्रंथों में अलग अलग लक्षण बताए हैं। जैसे कि तर्क संग्रह आदि में, न्याय आदि में इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, वो लक्षण ऐसे बताए हैं। आप बता रहे प्रति विषय अध्यवसाय, और कहीं बताते हैं जो बौद्ध आदि ग्रंथ में बताते हैं अलग, प्रत्यक्ष कल्पना पोढ़म अभ्रांतम, ये आया है। इसी प्रकार मीमांसा में भी आया है, सत्संप्रयोगे पुरुषस्य इंद्रियाणाम बुद्धि जन्म तत्प्रत्यक्षम। इस प्रकार के सबका अलग अलग लक्षण है, आप अलग लक्षण दे रहे हैं। तो बोले देखिए, तंत्रांतरेषु लक्षणांतराणि तैर्थिकानाम न दूषितानि। अन्य अन्य जो आचार्यों का लक्षण है इसको हम यहाँ पर खंडन नहीं कर रहे हैं। तंत्रांतरेषु शास्त्रांतरेषु, अन्य शास्त्र में जो भी प्रत्यक्ष का और लक्षण हैं, उदयनाचार्य आदि तो बहुत सारे लक्षण किए हैं, तत्वानुभूति प्रमाह इत्यादि, जिसको 10-12 लक्षण किए हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण हैं। तो बोले उन्हीं लक्षणों का यहाँ पर हम खंडन नहीं कर रहे हैं। पूर्व आचार्यों का जो लक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि विस्तर भयात, वो सब करेंगे तो ये ग्रंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। उसकी खंडन आदि तो वाचस्पति मिश्र अन्य अन्य जगह पे कर चुके हैं, इसलिए अभी उन सभी लक्षणों को यहाँ पर खंडन आदि नहीं कर रहे हैं। आगे कल। ओम।